अगर आपको ये मानवा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। चलो ठीक। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं। वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो तलवार लेकर खड़ा होता है। उसके सामने एक आदमी घायल पड़ा होता है जो सनमून डीमन कल्ट का लीडर होता है और सामने खड़े आदमी से कहता है, सदन स्काई पैलेस का स्वॉर्ड एम्परर, सच में कितना मजेदार है। इतनी बुरी हालत में पहुंचने के बाद भी तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम योंगसिन होता है, जो पैलेस मास्टर होता है नामचंद पैलेस का। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बुरी तरह से घायल होता है और ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, मजेदार? तुम्हें ये सब मजेदार लग रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर फ्लैशबैक में क्या हुआ था ये सोचता है। हमारे मेन कैरेक्टर का जो स्टूडेंट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, पैलेस मास्टर, सनमून डिमोनिक कल्ट अनहुई प्रोविंस तक पहुंच चुका है, हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक शिवलरस हीरो की तलवार इसलिए शार्प होती है क्योंकि वो समझौता नहीं करती। जो तुम अपने हाथ में उठा रहे हो वह शिवलरस हीरोज की तलवारें हैं या साधारण लोगों की? ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वह एक साथ बोलते हैं, सदन स्काई पैलेस के डिसाइपल्स में कोई साधारण नहीं है। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे पैलेस मास्टर। सीन प्रेजेंट में आता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, हाँ यही तो मैंने तुम्हें सिखाया था और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है, अब मेरी बारी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सनमून डिमोनिक कल्ट लीडर से बोलता है, सदन स्काई पैलेस के डिसाइपल्स पीछे नहीं हटते, वह आगे बढ़ते अपनी मार्शल आर्ट्स की राह के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, उनके लिए जिन्होंने अपनी न्याय और वीरता साबित की। तुम जैसा कमबख्त कैसे हिम्मत कर सकता है मजेदार जैसा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करने की? ये सब सुनकर डीमन कल्ट का लीडर हंस रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा घायल हुआ रहता है और सोचता है, मुझ में अपनी तलवार ठीक से पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है। फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर डीमन कल्ट का लीडर हंसते हुए कहता है, नमचंद पैलेस के सोर्ड एम्परर, क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकते हो? ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जब तलवार मेरे हाथ में हो तो ऐसा क्या है जो मैं झेल नहीं सकता? ये सुनकर डीमन कल्ट का लीडर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये आसमान कभी चेंज नहीं होगा? तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, जिससे एक ही मूव में उसका धड़ सर से अलग कर देता है। ऐसा लगता है जैसे डीमन कल्ट का लीडर मर गया हो। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, ब्लैक सन और क्रिम्सन मून हमेशा एक दूसरे को तरसाते हैं, वह कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे घूम कर देखता है तो डीमन कल्ट के लीडर का सर ऊपर हवा में होता है और वह बोल रहा होता है। उसके सर के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से हमारा मेन कैरेक्टर पीछे चला जाता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, समझ गया, ये खुद के साथ मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा था। कितना बेकार है सोर्ड एम्परर का ये टाइटल, जब मैं अपनी एक भी डिसाइपल को नहीं बचा सका, मुझे माफ करना। तभी वो ऊपर देखता है जो बिल्कुल साफ रहता है और मन में ही सोचता है, हाँ ये आसमान वही है जिसे तुम और मैं बचाना चाहते थे। यही तो वीरता और बहादुरी है, कितना नीला, कितना ऊंचा। पर जो अपने डिसाइपल्स को नहीं बचा सका वह किस मुंह से इसके लिए हाथ बढ़ाए? तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से बहुत सा खून निकलने लगता है, बहुत बुरी तरह से घायल हुआ रहता है और मन में सोचता है, काश मैं थोड़ा और मजबूत होता, काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती, क्या तब मैं तुम्हारे साथ ये आसमान देख सकता था? मेरी तलवार पर जो आखिरी चीज बची है वो क्या पछतावा है? इतने में ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो अचानक अपनी आंखें खोल देता है और उसके कानों में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो चिल्ला रहा होता है, हे कमबख्त, तुम आलसी एक सोर्ड अटेंडेंट होके भी अभी तक सो रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे बहुत तेजी से वो आदमी हमला करता है और साथ में चिल्लाता है, जिसके मेरिडियंस कट चुके थे, उसे नाम दिया मैंने जीने का जरिया और तुम बीमार होने का नाटक करके काम से जी चुरा रहे हो, क्या हुआ तुझे? हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को रोकते हुए सोचता है, मैं तो साफ साफ मर चुका था, ये सपना नहीं है। मेरे डिसाइपल सन मून कल्ट के लीडर के साथ वो लड़ाई, मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ याद है। मैं पक्का सदन स्काई पैलेस लॉर्ड नाम योंगसिन हूँ। क्या मेरे आखिरी संकल्प ने किसी तरह का हेवन डिफाइंग काम कर दिया? वो आदमी अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर को पीट रहा होता है। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उसका पैर पकड़ लेता है। ये देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, रुको, इस लड़के के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये तो कल ही दर्द से करा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी को गुस्से से घूरता है, जिससे वो आदमी बिल्कुल डर जाता है और पीछे गिर जाता है।
हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी के बोलता है, एक ऐसे बच्चे को सताना जिसे मार्शल आर्ट्स भी पता नहीं, तुम तलवार पकड़ने के लायक नहीं हो। तभी उस आदमी के पीछे खड़े लोग उस आदमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। देओक्सम, तुम कितने आसान टारगेट हो कि एक सोर्ड अटेंडेंट तुम पर चढ़ बैठा और उस लड़के की मेरिडियंस कटी हुई है, कितना शर्मनाक है। ये सब सुनकर वो आदमी गुस्से से खड़ा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाता है, तुम कमबख्त, क्या मेरिडियंस कटने के बाद सब लोग तेरे जैसे पागल हो जाते हैं। वो आदमी अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक करने की सोचता है। तभी उसकी तलवार निकलने से पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तलवार पे हाथ रख देता है और उसे निकालकर उसी का हाथ काट देता है। ये देखकर वहां पे जितने भी खड़े लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं। वे आदमी चिल्लाते हुए अपने कटे हाथ को पकड़कर नीचे बैठ जाता है। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, अपना सर उठाओ। वे आदमी डरते हुए अपना सर उठाता है। सामने हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वो डर जाता है। ये लड़का मुमियोंग नहीं है, उसका वही डरपोक रूप बिल्कुल गायब हो चुका है। ये एक बिल्कुल अलग इंसान है। तभी हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे आदमी सफेद कपड़े पहनकर खड़े रहते हैं। उन्हीं में से एक काले कपड़े पहने आदमी उन सभी से बोलता है, भूलना मत, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कटे हुए मेरिडियंस को सुरक्षित करना। अगर कोई रास्ते में आए तो उसे मार डालो। ये सुनकर वहां पर जितने भी लोग रहते हैं चिल्लाकर बोलते हैं, जैसा आपका हुक्म हो। दूसरा चैप्टर शुरू होता है और हम उसी आदमी को अपने कटे हुए हाथ को लेकर बैठा हुआ देखते हैं और उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हुआ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी को शांति से देख रहा होता है और उस आदमी को ऐसा महसूस होता है जैसे वो मरने वाला है। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और जल्दी से अपना सर जमीन पर रखकर माफी मांगने लगता है और जल्दी से अपने कपड़े के अंदर से एक थैली निकालता है और उसे मेन कैरेक्टर के सामने रखकर कहता है, ये काफी नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम से जो किया है उसकी भरपाई करने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास यही है जो मैं दे सकता हूँ। प्लीज इसे ले लो और मुझे माफ कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर उसे चुपचाप खड़ा देख रहा होता है और फिर बोलता है, मैं तुम्हें माफ कर दूं देओक्सम? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानता नहीं? पिछले 5 सालों में तुमने मुझे खाने के लिए कुछ खास नहीं दिया, कपड़े पहनाने की तो बात ही छोड़ो। जब भी तुम्हें गुस्सा निकालने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तुम हमेशा मुझे पीटते थे। फिर मेरे काम का मुझे पैसा देने के बजाय तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे पैसा छीन लेते थे और जब भी मुझे मेरिडियंस ब्लॉक होने की वजह से दौरा आता था तुम बस मुझे पैरों से कुचल देते थे। वहीं पर कुछ दूर पर खड़ी एक काले कपड़ों वाली लड़की भी ये सब देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी से बोलता है, शायद मैं अब पहले से अलग हूँ लेकिन ये बॉडी सब कुछ याद रखती है जो तुमने इसके साथ किया था, और अगर तुम बिना किसी सच्चाई के माफी मांगो तो उसका क्या फायदा है? पैसे जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपना सर जमीन में गाड़ रखा है फिर भी मुझे वो एक्सप्रेशन साफ दिख रहा है जो तुम बना रहे हो। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर तलवार चलाकर उसके सर काट देता है। कमजोरों को इतने लंबे समय तक सताने और उनका अपमान करने की कीमत तुम्हारा सर है। जो लोग अपनी मार्शल आर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं ले सकते वह तलवार चलाने के लायक नहीं है। ये चीज सुनकर वहां पर खड़ी काले कपड़े वाली लड़की हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, जो लोग अपने मार्शल आर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं ले सकते वह तलवार चलाने के लायक नहीं है। ये तो चैंगच्यून सोसाइटी के सिद्धांतों में से एक है, तो फिर इस बच्चे को ये कैसे पता? दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी को मारने के बाद अपने मन में सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे भी मेरा कहीं पर भी कोई जान पहचान तो नहीं है। तभी उसके पीछे से जोरदार चीख सुनाई देती है। वह जल्दी से पलटकर पीछे देखता है। एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा होता है और मदद मांग रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक सफेद कपड़े पहने आदमी आता है और उसे तलवार से 2 हिस्सों में काट देता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। सभी लोग भागो, ये तो सन मून डिमोनिक कल्ट के लोग हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखता है ये डिजाइन जिसमें काला सूर्य और लाल चांद ओवरलैप हो रहे हैं, ये पक्का सन मून डिमोन कल्ट का सिंबल है। और ये अजीब खतरनाक ऑरा जो उसकी बॉडी से निकल रही है ये डेफिनेटली डिमोनिक चीज है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखते हुए गुस्से में सोचता है, मैंने नामचोन पैलेस के साथ सब कुछ दांव पर लगा दिया था, ये सोचकर कि हमने एक दूसरे को खत्म कर दिया है, लेकिन ये डिमोन्स अभी भी कैसे जिंदा है। दूसरी तरफ सनमून डिमोनिक कल्ट के लोग वहां पर सभी लोगों को मार रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, चारों तरफ का इलाका बंद करो, साइड पैच सील करो और ब्लॉक
मेरिडियंस ढूंढो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। ब्लॉक मेरिडियंस? क्या ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? यहाँ तक कि इनोसेंट लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। ये लोग बिल्कुल नहीं बदले, मैं बस चुपचाप बैठ के ये सब नहीं देख सकता, और वैसे भी ये लोग इतनी आसानी से इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे खड़े लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मूमियोंग, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी के अभी भागना चाहिए, अगर तुम उस तरफ गए तो मर जाओगे। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और पीछे घूमकर देखते हुए कहता है, एक बार जब तुम तलवार उठा लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे कब इस्तेमाल करना सही है। ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ जाता है और आगे से हमारे मेन कैरेक्टर पर सन मून डीमन कल्ट के लोग अटैक करने के लिए आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देखते हुए मन में सोचता है, अभी मेरे पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है और मेरा बॉडी भी बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी मेरा तलवारबाजी का रास्ता वैसा का वैसा ही है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में मैं स्वॉर्ड एम्परर था। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद करके तलवार को सामने रखता है। हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा करते हुए वहां पर काले कपड़े वाली लड़की देख रही होती है। ये क्या 3 टैलेंट सोर्ट्समैनशिप का स्टैंस है? लेकिन मुझे तो बताया गया था उसने कभी भी कोई मार्शल आर्ट सीखा ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर सोर्ट्समैनशिप पर पूरी तरह से फोकस करता है। उसका बैकहो पॉइंट गर्म हो रहा है। इतनी ध्यान के साथ तो शायद उसे अपने आसपास का कुछ दिखाई नहीं रहा। इतना फोकस हासिल करने के लिए तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोल देता है और सामने देखता है तो सन मून डीमन कल्ट के लोग उसके बिल्कुल पास आगे होते हैं। वे तलवार ऊपर उठाता है और जैसे ही एक आदमी उस पर अटैक करने के लिए पास आता है, हमारा मेन कैरेक्टर पूरी ताकत से अपनी सोर्ड को नीचे घुमा देता है, जिससे वह आदमी 2 हिस्सों में कट जाता है। इसी तरीके से और सभी लोग उस पे एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके सभी अटैक से बचते हुए उनको एक एक करके 2-2 हिस्सों में काट देता है। उन लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ही टाइम में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ वह काले कपड़े वाली लड़की ये सब देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। सिर्फ सबसे बेसिक 3 टैलेंट स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज करके उन्हें मारना, यह तो एक स्वॉर्ड जीनियस है। यह बच्चा एक जन्मजात स्वॉर्ड जीनियस है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर से एक आवाज आती है और हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देखता है, जहाँ पर सन मून डिमोनिक कल्ट के कुछ लोग खड़े होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बच गए हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है, इनमें से एक सफेद कपड़े वाला आदमी बोलता है, पूरा फर्स्ट स्क्वाड खत्म हो गया है। यह बहुत ही बेकार बात है कि उन्हें सिर्फ राहगीरों ने हरा दिया। उन लोगों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर तलवार उठाकर उन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अपने सीने में बहुत तेज से दर्द होता है, जिससे वह अपने घुटनों पे बैठ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इस हालत में देखकर वह काले कपड़े वाला आदमी कुछ सोचता है और बोलता है, रुको, लेकिन ये सिम्टम क्या यही है? वह वही लड़का है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसके 9 ब्लॉक मेरिडियन है, फिजिकल प्रोफाइल से मैच करता है। यह देखकर वह काले कपड़े वाला आदमी उन लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए भेज देता है। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। सन मून डीमन कल्ट के लोग हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार हाथ में लेकर उठने की कोशिश करता है। तभी एक ब्लू लाइटनिंग आती है और जितने भी डीमन कल्ट के लोग हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ घूम कर देखता है, जहां पर वही काले कपड़े वाली लड़की अपने हाथ में तलवार लेकर खड़ी होती है, जिससे पता चलता है कि वह अटैक उसी ने किया था। ये देखकर वह काले कपड़े वाला आदमी बोलता है, ब्लैक क्लाउड प्लेफुल लेडी ये यहाँ कैसे है? लगता है चैंगशन सोसाइटी को इसके बारे में पता चल गया है। पीछे खड़ा सफेद कपड़े वाला आदमी एक बांसुरी निकालता है और उसे बजाता है, जिसे सुनकर वहां पर बहुत सारे डीमन कल्ट के लोग आ जाते हैं। तभी वह काले कपड़े वाला आदमी सभी से कहता है, मिशन सबसे पहले आता है, तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम दो। इतना सुनते ही डीमन कल्ट के सभी लोग उस काले कपड़े वाली लड़की पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वह लड़की बस अपनी तलवार निकालती है और फिर से वही ब्लू लाइटनिंग का यूज करके एक ही झटके में उन सभी का सर धड़ से अलग कर देती है। यह सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या यह वही हो सकता है? नहीं, मुझे यकीन है इन्फिनिट स्टेप यह तो नामचन पैलेस का फुटवर्क है। वह स्वॉर्ड सुमन यह कैसे जानती है? अभी वह यही सब सोच रहा होता है, तभी उसके पास वह काले कपड़े वाला आदमी आ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा होता है।
जिससे वह वहां से हिल नहीं पाता। तभी जैसे ही वह काले कपड़े वाला आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने वाला ही होता है, तभी वह लड़की ऊपर से आती है और एक ही झटके में उसका हाथ काट देती है। अभी वह काले कपड़े वाला आदमी कुछ समझ पाता, तभी उसका गला भी एक तलवार से उसके धड़ से अलग हो जाता है। यह देखकर वह काले कपड़े वाली लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अपना गंदा हाथ उससे हटाओ, मुझे यह बच्चा पसंद आ गया है। यह सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत बुरी तरीके से चक्कर आने लगते हैं, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वह लड़की आगे बढ़ती है और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है। मुझे अब क्या करना चाहिए, वह बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अचानक से वह उठकर बैठ जाता है। तभी उसके साइड से आवाज आती है, तुम जाग गए। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को चुपचाप देख रहा होता है और वह लड़की भी उसे देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए मन में सोचता है, उसने साफ तौर पर इन्फिनिट स्टेप मास्टर किया हुआ है, लेकिन यह जो स्वॉर्ड्समैनशिप वह यूज कर रही है वह नामचंद पैलेस से नहीं है। आखिर यह कैसे हो सकता है? तभी वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, अब तुम्हारा बॉडी बेटर फील करना चाहिए। मैंने तुम्हारे 9th मेरिडियंस की वजह से आई कोल्ड की को सप्रेस कर दिया है। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सीने पर हाथ रखते हुए सोचता है, सही है, 9 ब्लॉक्ड मेरिडियंस, क्या 9 ब्लॉक्ड मेरिडियंस सिर्फ वीमेन में ही नहीं पैदा होती है? आखिर एक आदमी को 9 ब्लॉक्ड मेरिडियन की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखता है और मन ही मन सोचता है, लेकिन यह सोचकर कि उसने 9 ब्लॉक्ड मेरिडियन की कोल्ड यिन की को सप्रेस कर दिया। उसकी आवाज से लगता है वह किसी लेट स्टेज राइजिंग स्टार की उम्र की होगी। उसकी मार्शल आर्ट अचीवमेंट बहुत आउटस्टैंडिंग है। तभी वह लड़की बोलती है, यह मुझे देखो, मेरे मैनर्स कहाँ रह गए। पहले वह अपना हाथ उतार देती है, जिसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा होता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, तुम्हारा नाम मू मायोंग है ना? मैं चैंगचन सोसाइटी से ली से हाँ हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अगर तुम मेरे डिसाइपल बनते हो तो सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं सीखोगे, बल्कि तुम्हारे 9 ब्लॉक्ड मेरिडियंस को ठीक करने की भी संभावना होगी। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हो? यह तो बहुत अचानक है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, चलो हम उस लड़की को उसके नाम से बुलाएंगे जो कि ली सेहा है। ली सेहा हमारे मेन कैरेक्टर से मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारे छोड़े हुए स्वॉर्ड मार्क्स देखे, वह सीधे और बिना किसी हिचकिचाहट के थे और डीमंस के सामने खड़े होते हुए भी जब मौत बिल्कुल करीब थी, तुम कभी पीछे नहीं हटे। यह मेरी बिल्कुल पसंद का है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे क्वेश्चन पूछता है, मुझे क्यूरियोसिटी है कि तुम 9 ब्लॉक मेरिडियंस का इलाज कैसे करोगी? मैंने पहले कभी भी किसी को इसका इलाज करते नहीं सुना। अच्छा, वह चीज वह अपने हाथों से ब्लू लाइटनिंग निकालते हुए बताती है, मैंने एक मेंटल कल्टिवेशन आर्ट मास्टर किया है जो सोलर यंग की इकट्ठा करती है, जिसको बोलते हैं हेवनली थंडर ट्रू यांग टेक्निक। मैं यह मार्शल आर्ट तुम्हें सिखाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने मेरिडियंस को एक एक करके अनब्लॉक कर सको। अगर तुम वीमेन होते तो यह मेथड पॉसिबल नहीं होता। उसकी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, 9 ब्लॉक्ड मेरिडियंस सिर्फ एक यंग बेस्ड मार्शल आर्ट सीख लेने से ठीक नहीं हो सकती। कोल्ड यिन की जमा होने की रफ्तार यंग की से काफी ज्यादा तेज है। अगर तुम्हारी एनर्जी कल्टिवेशन कमजोर रही तो तुम यिन और यंग के टकराव से छोटी उम्र में ही मर सकते हो। तभी ली सेहा बोलती है, लेकिन अगर तुम एक आदमी हो तो बात अलग है। अगर तुम अपनी इनेट यांग की को हेवनली थंडर यांग टेक्निक और स्पिरिचुअल एलिक्सिर्स के जरिए कल्टीवेट करो तो एक चांस है कि तुम 9 ब्लॉक्ड मेरिडियंस को पार कर सको। यह कोई बेवकूफी वाला दावा नहीं है। यह सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, जैसी लाइटनिंग की उसने पहले दिखाई थी उसकी वजह से लगता है हेवनली थंडर ट्रू यो यांग टेक्निक जरूर एक अल्टीमेट टेक्निक होगी और इसके अलावा यह अभी एक रुकावट लग सकती है, लेकिन अगर मैं इससे पार करके ब्लॉक्ड मेरिडियंस के अंदर बची हुई एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लूं तो यह वक्त फाउंडेशन बन जाएगी, जिसे मैं अपने पिछले जन्म जिस रेल्म में था मैं उसे भी सरपास कर सकता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह ली सिहा की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे मामूली बच्चे को अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहती हो जिससे तुम पहले कभी मिली ही नहीं हो? यह सुनकर ली सेहा मुस्कुराने लगती है और बोलती है, जो लोग अपनी मार्शल आर्ट की जिम्मेदारी नहीं ले सकते उन्हें तलवार उठाने का कोई हक नहीं है। तुमने यह डेफिनेशन कहाँ सुना था? मुझे ऐसे डिसाइपल नहीं चाहिए जो अपनी तलवार हल्के में चलाएं।
मुझे वह डिसाइपल चाहिए जिसके दिल में सच्चाई हो। यह बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वह बोलता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट ना करूं? यह सुनकर ली सेहा बोलती है, तुम डीमंस के टारगेट बनते रहोगे। अगर डिमोनिक कल्ट ने तुम्हें पकड़ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो तुम्हें चैंगचन सोसाइटी की किसी सेफ हाउस में रखना पड़ेगा या फिर डिस्क्रीट प्रोटेक्शन के अंदर किसी सेक्लूडेड जगह अकेले रहना होगा। चैंगचन सोसाइटी मेरे लिए इतना सब क्यों करेगी? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुझे खत्म करके इस समस्या की जड़ को मिटा दिया जाए? मेन कैरेक्टर पूछता है। यह सुनकर ली सेहा बोलती है, तो फिर हम डिमोनिक पाथ से कैसे अलग हो जाएंगे? जो बच सकता है हमें उसे बचाना चाहिए। क्या यह कहावत नहीं है, छोटी बचत के चक्कर में बड़ा नुकसान? काफी लोग पहले से ही मानते हैं कि बहुत लोगों को लगता है सबको बचाने के लिए कुछ लोगों को मार देना सही होता है। ज्यादातर लोग बड़े भले को ही चुनेंगे। तो फिर क्या मुझ में किसी ऐसे इंसान की भी जरूरत नहीं जो पीछे रह गई छोटी चीजों को संभाले? मैं वैसी इंसान बनना चाहती हूँ। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे ध्यान से देख रहा होता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन ही मन सोचता है, किसी को तो छोटी चीजें संभालनी चाहिए। वह मेरे मास्टर बनने के बिल्कुल लायक हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर झुकाते हुए माफी मांगते हुए बोलता है, मैं आपके अचानक ऑफर से सावधान था और बदतमीजी से पेश आया, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो यह बात है, तो क्या तुमने अपना मन बना लिया है? हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा यंग लेडी। तुम शुर हो मुमियोंग? ली सेहा उससे वापस पूछती है और हमारा मेन कैरेक्टर हाँ बोलता है। ली सेहा पूछती है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई और नाम नहीं है? मुमियोंग नाम थोड़ा सा अजीब लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, वह कमीना द्योक्सम मुझे इसी अजीब नाम से बुलाता था। उसके बाद ली सेहा सोचते हुए बोलती है, डिमोनिक कल्ट के लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें एक नया नाम चाहिए होगा। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, इस जन्म में भी मुझे नामचन पैलेस की इज्जत को आगे बढ़ाना होगा, तो फिर सरनेम होगा नामगंग नामचन पैलेस और उसके डिसाइपल्स के सम्मान में। और सन मून डिमोनिक कल्ट पिछले जन्म में जो अधूरा रह गया था उसे पूरे करने के इरादे के साथ मैं नाम लूंगा जून, जिसका मतलब है पूरा करना। ली सेहा बोलती है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नमगुंग जून। आज से मेरा नाम नमगुंग जून होगा। यह सुनकर ली सेहा मुस्कुराते हुए बोलती है, नमगुंग जून काफी अच्छा नाम है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटनों पर बैठ कर बोलता है। ये डिसाइपल मास्टर को ग्रीट करता है। ये देखकर ली सेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, हाँ मेरे डिसाइपल, अब थोड़ा अचानक लग सकता है, लेकिन चलो अभी से तुम्हारी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हक्का बक्का रह जाता है। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ली सेहा हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है गंज, यह है हेवनली थंडर ट्रू यांग टेक्निक का सीक्रेट मैनुअल। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा नाम जो है नमगुंग है, गुंगजुन नहीं। यह सुनकर ली सेहा चुप हो जाती है। उसके बाद जल्दी से हेवनली थंडर टेक्निक का मैनुअल खोलकर बताती है, क्योंकि तुम तलवारबाज की तरह रहे हो, तुम्हें लेटर्स और मूरिम की बेसिक्स पढ़ी ही होगी, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ बोलता है और मन ही मन सोचता है, उसने राइजिंग स्टार की उम्र में ही 3 फ्लावर्स कन्वर्जिंग का रेल्म अचीव कर लिया। वह सच में इस जनरेशन की ट्रू जीनियस है। मास्टर का यह टैलेंट तब बहुत काम आएगी जब सन मून डीमन कल्ट से हम फाइट करेंगे। उनका टैलेंट शायद मेरी पिछली लाइफ वाले टैलेंट को भी पार कर चुका है। तभी ली सेहा हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, अब बताओ इस वर्ष में इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या लिखा हुआ है? यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इंटरनल एनर्जी को ज्यादा फोर्सफुली सर्कुलेट करना पड़ेगा ताकि वह ओकोजुंग आक्यू पॉइंट से जल्दी गुजरे। इसे गाइड करने से ज्यादा ऐसा लगता है जैसे धक्का देकर अंदर घुसाना पड़ रहा है। ली सेहा बोलती है, बहुत सही, तुम इसे अच्छी तरह से समझ गए हो। और मन में सोचती है, मेरा डिसाइपल तू इतना समझदार कैसे हो सकता है? इसका कॉम्प्रिहेंशन तो इतना गजब का है। यही तो कहते हैं ना, एक सिखाओ और यह 10 समझ लेता है। लग रहा है जैसे किसी सेम लेवल के एक्सपर्ट से बात कर रही हूँ, जैसे शायद उससे भी ऊपर के। यह सब करते करते शाम हो जाती है। ली सेहा बाहर देखते हुए कहती है, देखो टाइम कितना हो गया, क्या तुम थके नहीं? हमारा मेन कैरेक्टर उठते हुए बोलता है, सारे वर्ष याद हो गए मुझे तो अब सीधे कल्टीवेशन शुरू करना चाहता हूँ। यह सुनकर ली सेहा सोचने लगती है, सिर्फ मेंटल कल्टीवेशन मेथड सीख लेने से यह नहीं होगा कि तुम तुरंत इंटरनल एनर्जी फील कर लोगे। ली सेहा हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जाकर बैठती है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो मैं हूं ना, टेंशन मत लो, बस ज़्यादा जोर मत लगाना। हमारा मेन कैरेक्टर हाँ बोलता है।
उसके बाद वह इंटरनल एनर्जी फील करने की कोशिश करता है और मन में सोचता है, एक टैलेंटेड इंसान को भी पहली बार की फील करने में 7 दिन और 7 रातें लग जाती हैं, पर यह बॉडी तो सिर्फ एक बार सांस अंदर बाहर लेने से ही मुझे इंटरनल एनर्जी फील होने लगी है, लेकिन मेरे मेरिडियंस की ताकत और चौड़ाई तो बिल्कुल ही खराब है। लीसिया हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर हैरान हो जाती है, क्या वह पहले से ही की फील कर सकता है? मैं क्या करूं? मेरा डिसाइपल तो एक जीनियस निकला। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर एनर्जी को फील करते हुए सोचता है, क्योंकि मेरा शरीर इन एनर्जी से भरा हुआ है, मैं अपने दंतियन में सतल होती हुई गर्माहट को और भी क्लियरली फील कर सकता हूँ। यही है सोलारियन की। कुछ देर बाद वह अपनी आंखें खोल देता है, जिसे देखकर लीसिया तालियां बजाते हुए खुश होकर कहती है, बहुत अच्छा मेरे स्टूडेंट, जैसी तुमसे उम्मीद थी। चलो ठीक है, तो तुम मेरी सर्कुलेशन को फॉलो करने की कोशिश करो। लीसिया के हाथों से ब्लू लाइटनिंग निकलने लगती है। कैसा है, क्या तुम यह कर सकते हो? लीसिया पूछती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए मन में सोचता है, जांगहू में एक कहावत है कि अपनी स्किल्स को आसानी से जाहिर नहीं करना चाहिए, लेकिन लगता है कि मास्टर से अपनी ताकत छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से भी वही ब्लू लाइटनिंग निकलने लगती है, जिसे देखकर लीसिया काफ़ी हैरान हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन में सोचती है, इतनी समझ वाला डिसाइपल, लगता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की किस्मत एक ही बार में लगा दी। मास्टर, मैं दूसरी मार्शल आर्ट भी सीखना चाहता हूँ, जैसे कि तलवारबाजी और फुटवर्क। ठीक है, तुम कर सकते हो। चलो चैंगचन सोसाइटी एक साथ चलते हैं, वहाँ पर तुम एक सुटेबल मार्शल आर्ट सीख सकते हो। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, एक न्यू मार्शल आर्ट। मुझे नामचन पैलेस की सभी मार्शल आर्ट्स पता हैं, लेकिन अगर मैं उसी पाथ को फिर से फॉलो करूंगा तो जो पास में हुआ था वही फिर से हो सकता है। इसीलिए मैं इस बार एक ऐसी मार्शल आर्ट क्रिएट करूंगा जो कि मेरी पिछली लाइफ की आर्ट को भी सुरपास कर सके। सीन शिफ्ट होता है और वह दोनों चैंगचन सोसाइटी की तरफ जा रहे होते हैं। लीसिया हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है, चैंगचन सोसाइटी जो है सनमून डीमन कल्ट द्वारा तबाह कर दिए गए फैमिलीज और सेक्स के द्वारा बनाया गया अलायंस है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि चैंगचन सोसाइटी के मूल सिद्धांत शौर्य और वीरता हैं? तो फिर अगर सच में यही मानते हो तो सबसे पहले सनमून डीमन कल्ट को मिट्टी में मिलाना और अपना बदला लेना चाहिए ना। यह सुनकर लीसिया उससे बोलती है, चैंगचन सोसाइटी के पहले लीडर ने कहा था कि जो जिंदगी यहाँ हीरो की कुर्बानियों से बची है, उन्हें नफरत और बदले की उस आग में नहीं झुलसाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना तो बिल्कुल ही गलत होगा। इसलिए वह लोग उन बचाई गई जिंदगियों का यूज़ दूसरों की मदद करने में करते हैं और बदले की जगह शौर्य और नेकी को अपना रास्ता मानते हैं। इसकी वजह से चैंगचन सोसाइटी लाइब्रेरी बहुत ही बढ़िया और पावरफुल है। इसमें सिर्फ उन तबाह हुए सेक्स की मार्शल आर्ट और जांघू भर से इकट्ठी की गई टेक्निक्स नहीं है, बल्कि जो लोग खुद इस सोसाइटी में शामिल हुए उन्होंने भी अपनी मार्शल आर्ट खुशी खुशी वहाँ कंट्रीब्यूट की है। लीसिया बताती है कि उनके परिवार को भी सनमून डीमन कल्ट ने तबाह कर दिया था। जो मार्शल आर्ट उन्होंने सीखी है वह भी उनकी फैमिली की विरासत से आती है और अभी चैंगचन सोसाइटी की लाइब्रेरी से, जो उनके लिए सही थी। फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि उसे भी उस लाइब्रेरी में अपने लिए सही मार्शल आर्ट ज़रूर मिल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि नामचन पैलेस की मार्शल आर्ट भी इसी तरह चैंगचन सोसाइटी की लाइब्रेरी में शामिल हुई होगी, और यह भी कि नामचन पैलेस को तबाह हुए अब 200 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद सनमून डीमन कल्ट का इतना ज़्यादा दबदबा होने के बाद भी चैंगचन सोसाइटी अभी भी काफ़ी मजबूती से खड़ी हुई है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ लीसिया अपने चेहरे से कुछ पूछ रही होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि वह रो रही है, तो जल्दी से माफ़ी मांगने लगता है। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। देखो, लगता है हम लगभग पहुंच गए हैं, जल्दी चलो। इतना कहते हुए अपना चेहरा छुपाने लगती है। चलते हुए लीसिया बताती है कि चैंगचन सोसाइटी हांगशन के इन्हीं 4 अजूबों के बीच छुपी हुई है। अंदर जाने के लिए उन्हें एक फॉर्मेशन से गुजरना होगा, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि ध्यान से तुम मेरे कदमों को फॉलो करो। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे पीछे चलता है। तभी वह आगे देखकर हैरान हो जाता है, क्या इत्तेफाक है, यह बिल्कुल इसी जगह पर है जहां मेरी पिछली जिंदगी में नामचन पैलेस हुआ करता था। लीसिया को देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग चुप होकर बोलते हैं, हॉल मास्टर आपका वापस से स्वागत है। यह देखकर लीसिया हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है, चैंगचन सोसाइटी के सारे सदस्य बाहर की एक्टिविटीज करते वक्त एक टोपी पहनते हैं, क्या इसका कोई मतलब है? हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है। लीसिया हंसते हुए बोलती है,
तुम्हें बाद में खुद ही पता चल जाएगा। यह सुनकर वह समझ नहीं पाता। तभी वह दोनों गेट पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि मुख्यंग डिपार्टमेंट हेड होता है, जिसका नाम युन गियोंगजोंग होता है। क्या यही वह बच्चा है जिसके बारे में हेवन सोडॉल के मास्टर बात कर रहे थे? बिल्कुल, आज यह मेरा डिसाइपल है। बूढ़ा आदमी युन गियोंगजोंग बोलता है, तुमने उसे अपना डिसाइपल बना लिया। लगता है आप उसे सच में पसंद करते हैं, क्योंकि तुम जैसे सख्त इंसान ने इसकी सिफारिश की है। मैं मार्शल आर्ट टेस्ट के अलावा बाकी सारे टेस्ट माफ़ करता हूँ। तुम उसे कब लेने का इरादा करते हो? यह सुनकर लीसिया अभी मना करने वाली होती है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, आप वह टेस्ट अभी ले सकते हैं। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी युन गियोंगजोंग बोलता है, अभी तुम्हें मार्शल आर्ट सीखे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। हाँ, सही कहा, मैंने अभी सिर्फ हेवनली थंडर ट्रुयांग टेक्निक सीखी है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो इस आदमी के एक बार सहने की कोशिश करो। वह आदमी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरा नाम गोंगमोंग है, मुख्यंग डिपार्टमेंट से हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ली सेहा से कहता है, मास्टर, मेरे पास कोई तलवार नहीं है, क्या मैं आपकी तलवार यूज़ कर सकता हूँ? ली सेहा हंसते हुए उसे तलवार देती है। यह लो, अगर तुम गोंगमोंग की तलवार का वार सहने का इरादा रखते हो तो एक साधारण तलवार काफ़ी नहीं होगी। तलवार लेते हुए शुक्रिया बोलता है। दूसरी तरफ गोंगमोंग बिल्कुल रेडी होता है। दिखावा करने की कोशिश मत करना और बचने पर ध्यान देना, नहीं तो तुम मर सकते हो। इतना कहते ही वह हमला कर देता है और उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, तो एक ही झटके में हमारे मेन कैरेक्टर के बिल्कुल पास आ जाता है। चैप्टर 5 की शुरुआत होती है और गोंगमोंग हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड निकालकर उसके अटैक को रोकता है। उसकी तलवार रोकने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस पर ज़ोरदार हमला करता है, जिसे गोंगमोंग बहुत मुश्किल से रोकता है और सोचता है, यह तो सेम टेक्निक है जो मैंने अभी अभी यूज़ की थी। अटैक को रुकता देख हमारा मेन कैरेक्टर पीछे हट जाता है। गोंगमोंग का हाथ अटैक के रोकने के बाद कांप रहा होता है और मन ही मन सोचता है, इतने कमज़ोर और दुबले पतले बॉडी के बावजूद उसने मेरे वार को रोक लिया। वह सोचता है कि यह ताकत सिर्फ बॉडी की मजबूती से नहीं आ सकती। फिर उसे एहसास होता है, यह तो प्योर स्वॉर्ड की है, मतलब यह लड़का पहले से ही खी को तलवार में डाल सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तभी ली सेहा तालियां बजाते हुए कहती है, यही तो है मेरा डिसाइपल, गोंगमोंग की तलवार को रोकना और ऊपर से पलटवार भी करना। गोंगमोंग बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसने खुद सुना था कि लड़के ने सिर्फ एक मेंटल कल्टीवेशन मेथड सीखा है, कोई फाइटिंग टेक्निक नहीं, और फिर भी मैं हार गया एक साधारण फर्स्ट क्लाउड लेवल के इंसान से। तभी वह बूढ़ा आदमी बोलता है, हमारी सोसाइटी का यह बच्चा अगले 15 सालों का बोझ उठाएगा। और फिर वह आगे देखता है, अगर सच में उसने सिर्फ एक मेंटल कल्टीवेशन मेथड सीखा है तो वह एक अद्भुत स्वॉर्ड जीनियस पैदा हुआ है। उस बूढ़े के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर गोंगमोंग और ली सेहा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अगर सोसाइटी लीडर इसे देखते तो इस बच्चे को वह अपना डिसाइपल ज़रूर बना लेते। उसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से उसका नाम पूछता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम नामगुंग जून बताता है। यह सुनकर वह हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, नामगुंग जून, आज से तुम चैंगचन सोसाइटी के मेंबर हो। तभी लीसा अपने कपड़े पर क्लाउड का पैटर्न दिखाते हुए बताती है, मेरे डिसाइपल, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी 4 क्लाउड भी बन जाओगे। तभी गोंगमोंग समझाता है कि यहाँ का रैंक सिस्टम क्लाउड्स की गिनती पर डिपेंड करता है। गोंगमोंग हमारे मेन कैरेक्टर को एक टोकन देता है और बोलता है, ये लो, मैंने तुमसे आज बहुत सीखा है। हमारा मेन कैरेक्टर वह टोकन ले लेता है और उसे थैंक्स बोलता है। तभी ली सेहा बोलती है, तो फिर मेरा डिसाइपल भी लाइब्रेरी में जा सकता है ना? वह बूढ़ा आदमी हाँ में जवाब देता है। उसके बाद ली सेहा हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से जल्दी से ले जाती है। पीछे से वह बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है, जब तक वैसे सही मात्रा में धूप और पानी मिलेगा, वह एक दिन ऐसा विशाल पेड़ बनने के लिए नियत है जो आसमान तक पहुंचेगा। बूढ़ा आदमी गोंगमोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा, यही होगा कि तुम अपनी स्वॉर्ड चेंज कर लो। तभी गोंगमोंग की नज़र अपनी स्वॉर्ड पर पड़ती है जिस पर दरार आई होती है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी हैरान होता है और मन में सोचता है, यह लाइब्रेरी नामचन पैलेस से भी काफ़ी बड़ी है। तभी ली सेहा बताती है, नॉर्मल सेक्ट सीक्रेट मैनुअल्स को देखने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमें सन मून डीमन कल्ट का मुकाबला करने और वीरता के काम करने के लिए लगातार मजबूत होते रहना है। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुमने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए और उसकी जगह एक स्टैंडर्ड लगा दिया है। ली सेहा हंसते हुए बोलती हैं, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम देख नहीं सकते अगर तुम्हारा क्लाउड रैंक बहुत कम हो। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इसीलिए इस जगह का नाम सेल्फ रिफ्लेक्शन मार्शल आर्काइव रखा गया है, मतलब खुद से सोचो कि क्या तुम सीक्रेट मैनुअल पढ़ने के लायक हो या नहीं। तभी ली सेहा हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, चलो ठीक है,
तुम्हारे मास्टर होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए सही मार्शल आर्ट चुननी चाहिए, है ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे मना कर देता है और बोलता है, मैं खुद से अपना सीक्रेट मैनुअल चुनना चाहता हूँ। यह सुनकर ली सिहा उसे देखती है और फिर बोलती है, ठीक है, लेकिन वह सीक्रेट मैनुअल चूज करने के बाद तुम्हें वो मुझे दिखाना होगा। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और शाम हो जाती है। लाइब्रेरी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी किताबें खोल खोल कर सीक्रेट मैनुअल को ढूंढ रहा होता है। उसके पीछे बैठा लाइब्रेरी मैनेजर उसे बहुत देर से देख रहा होता है और पिछली बातों को याद करता है। जब लीसा उसके पास आकर बोलती है, मेरे पास ज़रूरी काम है तो मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, अगर मेरा डिसाइपल भटक जाए तो प्लीज़ उसे थोड़ी सलाह दे देना। जाते वक्त उसने यही कहा था, लेकिन सामने हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है जो कि हर बुक को खोल खोल कर देख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे कोई सी भी सीक्रेट मैनुअल पसंद नहीं आ रही होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए वह लाइब्रेरी मैनेजर गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में सोचता है, यह बच्चा भटक नहीं रहा है, यह बस यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहा है। इतना सोचते ही वह खड़ा होकर उसे एडवाइस देने वाला होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, क्या मैं यह लकड़ी की तलवार यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर टेक्निक का यूज़ करके वह लकड़ी की तलवार चलाने लगता है। यह देखकर वह लाइब्रेरी मैनेजर हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या यह बस किताबों को रैंडमली नहीं देख रहा था, आखिर ऐसे ह्योंगसोंग स्वॉर्ड आर्ट, सासान 12 स्वॉर्ड, जिनचन स्वॉर्ड आर्ट कैसे आती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टेक्निक का यूज़ करता है जिसकी वजह से उसकी लकड़ी की तलवार से ब्लू लाइटनिंग निकलने लगती है, जिसे देखकर मैनेजर कहता है, क्या यह स्वॉर्ड स्ट्राइक लाइटनिंग फ्लैश हो सकती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से कोई पूछता है, कोई आखिर वह मूव क्या था। लाइब्रेरी मैनेजर के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसके आसपास से बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है। उस आदमी को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, डेमोनिक छी। यह सोचना भी हैरान कर देने वाला है कि एक डेमोनिक पर्सन चैंगचन सोसाइटी के अंदर घुस आया है। आखिर यह कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिर यहां पर एक डिमोनिक पर्सन कैसे आ सकता है। दूसरी तरफ वह मैनेजर उस आदमी से डरते हुए बोल रहा होता है, स्वॉर्ड डीमन सीनियर, यह लड़का अभी अभी सोसाइटी में आया नया भर्ती है। वह आदमी उसे हटाते हुए बोलता है, चलो साइड में हट जाओ, तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। उसके कपड़े पर क्लाउड का पैटर्न होता है, क्या वह 4 क्लाउड है, लेकिन साथ में ब्लैक क्लाउड भी। तो वह आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, आखिर यह किस तरह की स्वॉर्ड्समैनशिप थी। इस तरह की मार्शल आर्ट मैंने पहले यहाँ पर कभी नहीं देखी। उसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, भले ही वह एक डिमोनिक पर्सन है, वह दुश्मन जैसा नहीं लगता। और फिर उसके सवाल का जवाब देता है, यह स्वॉर्ड्समैनशिप अभी मैं इसे डेवलप कर रहा हूँ। यह सुनकर वह आदमी बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है, मुझे दिखाओ कि यह किस तरह की टेक्निक है। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करते हो तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी दूंगा। यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है। यह सब देखकर वहाँ खड़ा लाइब्रेरी मैनेजर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यह अभी न्यू रिक्रूट है जिसने अभी सिर्फ मेंटल कल्टिवेशन मेथड ही सीखा है। वह आदमी पीछे घूमकर देखते हुए बोलता है, तो बेवकूफ़, तुम्हें वहीं पर खड़े होकर बस देखना चाहिए। यह सुनकर वह मैनेजर डर जाता है और मन में सोचता है, हेवन स्वॉर्ड हॉल मास्टर, आपको जल्दी आना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर एक रियल स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है और बोलता है, मुझे रिवॉर्ड में स्पिरिचुअल एलिक्सिर चाहिए। यह सुनकर वह आदमी तलवार निकालते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, मुझे पसंद है कि तुम आजकल के बच्चों के मुकाबले सीधे साधे हो। अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। मैं इंटरनल एनर्जी नहीं यूज़ करूंगा और मैं अपने लेवल को तुम्हारे जितने लेवल तक सप्रेस कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करो तो। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पर वह टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम सिंगल फ्लैश टेक्निक होता है, जिसे वह आदमी अपनी तलवार से रोकता है, पर मन में सोचता है कि यह बहुत ज़्यादा तेज़ है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर पीछे चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अटैक करता है, जिसे वह आदमी रोकते हुए सोचता है, देखो इस लड़के को, यह अपने खुद के चेंजेस ऐड कर रहा है मेरी टेक्निक्स में। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक अच्छा सोड है, लगता है जैसे मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के सेंस वापस पा रहा हूँ, लेकिन यह कमज़ोर बारी जो ब्लॉक मेरिडियंस के साथ पैदा हुई है, यह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा, मुझे बस थोड़ा और तेज़ होना होगा। तभी वह तुन टेक्निक एटर्नल लाइटनिंग आर्क का यूज़ करता है, जो कि बहुत तेज़ी से उस आदमी के पास जाती है
और वह आदमी उसे अपनी तलवार से रोकता है। उस अटैक को देखते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए मन में सोचता है, मैं इस टेक्निक के लिए स्वॉर्ड पाथ देख सकता हूँ। इतना सोचते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। मेरे हाथ में जो है वह एक तपी हुई बिजली की चमक है, तो मुझे नेचुरली इसे एक सीधी बिजली की लकीर मानकर आगे लपकाना होगा। यही है सबसे सही स्वॉर्ड पाथ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जोरदार तरीके से अटैक करता है। ब्लू लाइटनिंग से उस आदमी पर बहुत तेजी से अटैक करता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ वह आदमी कुछ कदम पीछे हट जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, मैं एक बच्चे के हाथों कोने में दब जाऊंगा और मुझे इंटरनल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। यह कभी नहीं सोचा था। मुझे मानना पड़ेगा कि यह बच्चा मॉन्स्टर्स टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। अभी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, जो तुमने अभी यूज की, क्या उसमें कुल 13 टेक्निक्स हैं? सच में न्यू स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल कहलाने के बिल्कुल लायक है। वह हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, उस टेक्निक का नाम क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि टेक्निक का नाम 13 थंडर लाइटनिंग सोर्ड है। शायद में सुन रहा लाइब्रेरी मैनेजर काफ़ी हैरान होता है। स्वॉर्ड डीमन सीनियर के खिलाफ अपनी टेक्निक्स को निखार कर नया फॉर्म और स्ट्राइक्स बनाना, यह कम से कम 3 क्लाउड की स्वॉर्ड्समैनशिप है। तभी वह आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, अरे लड़के, मुझे तुम पसंद आ रहे हो, क्या तुम मुकिन हॉल में आना चाहोगे? हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर ली सेहा आ जाती है। तुम क्या बोल रहे हो? मुकिन हॉल कब से दूसरों के डिसाइपल्स को चुराने की जगह बन गया। तभी वह आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, यह बच्चा मुझे पसंद आ गया है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? यह सुनकर लीसिया गुस्से में कहती है, वह मेरा डिसाइपल है, तुम उसे छूना भी मत। डिसाइपल, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीसिया गुस्से से बोलती है, क्या तुम इतनी बुरी तरीके से लड़ना चाहते हो? वह दोनों एक दूसरे से फाइट करने ही वाले होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन दोनों को रोकने के लिए बोलता है, मैं मुकिन हॉल जाऊंगा, मैं मुकिन हॉल जाऊंगा जब वक्त आएगा तब, क्योंकि लॉर्ड मक मेरी तलवार के बारे में इतने क्यूरियस लगते हैं। मैं उनका कभी कभी स्पारिंग पार्टनर बनने को तैयार रहूंगा। यह सुनकर लॉर्ड मक जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम हर बार कुछ दिलचस्प लेकर आते हो, मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत कराना। उसके बाद वो एक बॉक्स निकालकर हमारे मेन कैरेक्टर को देता है और वहाँ से चला जाता है। यह देखकर लीसिया गुस्सा हो रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, आखिर यह क्या है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि यह एक स्पिरिचुअल एलिक्सिर है जो कि उसने प्रॉमिस किया था देने का। वह बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक पिल निकलती है। यह एक वाइट क्रेन पिल है। यह तुम जैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन एलिक्सिर है जो अभी अभी इंटरनल एनर्जी बनाना शुरू कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लीसिया से पूछता है, वैसे उसके मुकिन हॉल आने से क्या मतलब था? क्या मैं सीधा हेवन सोर्ड हॉल नहीं जा रहा? तो लीसिया बताती है, नए क्लाउड मेंबर्स का 1 क्लाउड में एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है जहां वह आपस में कंपीट करते हैं। जो लोग वहां अच्छा रिजल्ट लाते हैं उन्हें अपना हॉल चुनने का मौका मिलता है। इसलिए भले ही तुम मेरे डिसाइपल हो, मैं तुम्हें सीधे हेवन सॉर्ड हॉल में नहीं ले सकती। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चिंता मत करो, मैं जीतूंगा और हेवन सॉर्ड हॉल में शामिल हो जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस पिल को खा रहा होता है। खाने के बाद उसे बहुत दर्द होने लगता है। स्पिरिचुअल एलिक्सिर लेने के तुरंत बाद बैकलैश आ रहा है। उसके पूरे बॉडी में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा होता है। कुछ देर बाद वह बैठा एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है और मन में सोचता है, जो बैकलैश आता है सोलर यंग की से खुद को बचाना दर्द को कम कर देता है। इस मेथड से हेवनली थंडर ट्रू यंग फॉर्मूला पर मेरी पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। जैसे ही मैं काफ़ी इंटरनल एनर्जी बना लूँगा, मुझे अपने आप पहला ऑक्यूपॉइंट खोलना होगा। एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद वह लेट जाता है और कहता है, लेकिन मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए, एक छोटी सी गलती भी की डिविएशन का कारण बन सकती है। वैसे भी मैं अपनी बॉडी थोड़े से टाइम में नहीं बदल सकता, इसलिए कल से मुझे अपनी बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ बनाना शुरू करनी चाहिए। देखते देखते सुबह हो जाती है और हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी मुख्यांग डिपार्टमेंट हेड यून ग्योंगजोंग को बताता है, इस बार के बैच में काफ़ी ज़्यादा रिक्रूट्स हैं, सबने इन्हें इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की है। इस बार काफ़ी अच्छे टैलेंट्स भी हैं। यह देखना अच्छा लगता है कि सब इतनी लगन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। आखिर वह कौन है? सभी लोग एक तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो तेज़ी से तलवारबाजी कर रही होती है, जिसका नाम दान सोहई होता है। कहते हैं कि उसमें फ्यूचर में हॉल मास्टर की पोजीशन तक पहुँचने का टैलेंट है। अब एक और आदमी बोलता है, फिर भी शांसी के उस आदमी बैक रीचोंग से कंपेयर करें तो वह थोड़ी कम लगती है। तभी एक आदमी की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ती है। उसके बारे में क्या? वह तलवारबाजी प्रैक्टिस करने की बजाय सिर्फ बेसिक फिजिकल कंडीशनिंग कर रहा है। क्या वह सच में ऐसे जीत सकता है? ऊपर से उसकी बॉडी कितनी कमज़ोर दिख रही है।
उसे यहाँ आने से पहले ही यह बेसिक चीज़ें सीख लेनी चाहिए थी। वहीं पर वह बूढ़ा आदमी मुख्यांग डिपार्टमेंट हेड यून ग्योंगजोंग मन ही मन सोचता है, हम नहीं जानते कि आखिर में जीत किसकी होगी, क्योंकि इतने सारे रिक्रूट्स हैं। प्लेसमेंट टेस्ट को एक पेयरिंग टूर्नामेंट के रूप में आयोजित करना सबसे अच्छा रहेगा। गोंगमोंग झुककर बोलता है, मैं इसी हिसाब से तैयारी कर लूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी गोंगमोंग बोलता है, पहला स्पारिंग मैच अब शुरू होता है, प्लीज़ अपनी जगह सभी लोग बैठ जाओ। और पहला मैच हमारे मेन कैरेक्टर और उस लड़की दान सोहाई के बीच होता है। दान सोहाई अपनी तलवार निकालते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नरम नहीं रहूंगी कि तुम छोटे हो, तो तैयार रहो, अपनी तलवार निकालो, मैं वेट कर रही हूँ। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके ऐसे लापरवाही से बोलने से वह लड़की गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपनी तलवार निकालकर तेज़ी से अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे शांति से देख रहा होता है और अपनी तलवार निकालकर अटैक करता है, जिससे उस लड़की की तलवार एक ही झटके में टूट जाती है और यह देखकर वह बिल्कुल हैरान हो जाती है और यह मैच हमारा मेन कैरेक्टर जीत जाता है। मैच देख रहे सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, यह तो समझ में नहीं आता, दान सोहाई इतनी आसानी से हार गई, क्या कोई बता सकता है कि वह लड़का कौन है? दूसरी तरफ दान सोहाई हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ से जाते देखकर सोचती है, यह नामुमकिन है, आखिर मैं एक ही स्ट्राइक में कैसे हार सकती हूँ। दूसरा मैच शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि बैक रिचोंग होता है, जिसे सभी लोग सबसे टैलेंटेड मानते हैं। स्पारिंग शुरू होती है और उसका ओपोनेंट उसे देखकर गुस्से से सोचता है कि वह अपनी तलवार नहीं निकाल रहा और वह उसे बहुत कमज़ोर समझ रहा है। तभी बैक रिचोंग अपनी सूट तेज़ी से निकालता है और उसका ओपोनेंट कुछ समझ पाता तब तक उसके गर्दन पर सोड रखी होती है, जिससे वह घबरा जाता है। बैक रिचोंग शांति से उसे देख रहा होता है। तभी उसकी आंखें घूम जाती हैं और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। यह मैच बैक रिचोंग जीत जाता है। वहीं मेन कैरेक्टर खड़ा उसे देख रहा होता है और मन में सोचता है, क्या वह अभी मुझे देख रहा था? यह तो दिलचस्प है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सॉरी, लेकिन मेरा हारने का कोई इरादा नहीं है। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है। हमें लीडर बोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बैक रिचोंग और हमारा मेन कैरेक्टर फाइनल में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वापस सभी लोग हैरान हुए रहते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर यह नामगुंगजुन कौन है। वहीं दूसरी तरफ यह सब सुनकर ली सेहा मुस्कुरा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और फाइनल मैच के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और बैक रिचोंग आमने सामने खड़े होते हैं। बैक रिचोंग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन में सोचता है, इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन इसमें जो स्वॉर्डमैनशिप दिखाई है वह बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और यह स्वॉर्ड की कभी भी यूज कर सकता है, लेकिन मैं हार नहीं सकता। मुझे अभी अपनी फैमिली का बदला भी लेना है, जो कि मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए। मुझे किसी भी हालत में जीतना ही होगा। अभी वह इतना ही सोच रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर बोलता है, क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो? और वह आदमी और कोई नहीं बल्कि आयरन टावर हॉल मास्टर होता है, जिसका नाम दान जुंग्स होता है। तो यह फाइनल बैटल है, मैं खुद इसका रेफरी बनूंगा। इतना कहने के बाद वह फाइट को स्टार्ट करने को बोलता है। मैच स्टार्ट होता है। बैक रिचोंग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन में सोचता है, मुझे यकीन है हेवी स्वॉर्ड इसकी स्पेशलिटी है, तो मैं उसे वह यूज करने का मौका ही नहीं दूंगा। उसके बाद वह बहुत तेजी से अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शांति से उस स्वॉर्ड को डॉज करता है और पीछे हट जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी आसानी से अपने अटैक को डॉज होते हुए देख बैक रिचोंग बहुत हैरान हो जाता है। उसके तुरंत बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस पर लाइटनिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके अटैक करता है। तभी बैक रिचोंग को एहसास होता है कि वह हेवी स्वॉर्ड नहीं यूज कर रहा। हमारा मेन कैरेक्टर उस पर जोरदार अटैक करता है, जिसे वह बहुत मुश्किल से रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है। वहाँ पर देख रहे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह सब देखकर बैक रिचोंग हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, क्या तुम्हारा वेपन एक हेवी स्वॉर्ड नहीं था? आखिर तुम इस तरह की स्वॉर्ड यूज़ कर रहे हो? जियांगू में तुम्हें हमेशा एक हिडन ट्रम्प कार्ड रखना चाहिए। यह सुनकर वह समझ जाता है और फिर अपनी हार स्वीकार कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। जिसे देखकर वहाँ पर बैठे हॉल मास्टर्स उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि किस तरीके से उसने हर मैच को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में जीता है, जिसे सुनकर ली सेहा भी काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ दान जुंग्स ऐलान करता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश होता है। तभी दान जुंग्स हमारे मेन कैरेक्टर को इस टूर्नामेंट का विनिंग रिवॉर्ड देता है, जो कि एक तरह की जड़ी बूटी होती है, जिसका नाम हाशोवू होता है
और वह कम से कम 300 साल पुरानी जड़ी बूटी होती है, जिसे लेकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे चुपचाप अपने कपड़े में रख लेता है। उसे इतनी शांति से इतनी कीमती जड़ी बूटी रखते हुए देख दान जुंग्स काफी हैरान होता है। तभी वहां पर बिसिन हॉल मास्टर आते हैं और बोलते हैं, हमारा बिसिन हॉल जो है सभी 10 हॉल्स में टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल में आता है। अगर तुम फ्यूचर में स्वॉर्ड लॉर्ड की पोजीशन के लिए एम करना चाहते हो तो हमारे बिसिन हॉल से बेटर प्लेस और कहीं नहीं है। तभी हमें बताया जाता है स्वॉर्ड लॉर्ड चैंगचन सोसाइटी के 10 हाउसेस की देखरेख करने वाले स्वॉर्ड फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट का मुखिया होता है और सन मून डीमन कल्ट का सही तौर पर सामना करने के लिए स्वॉर्ड लॉर्ड जैसी पोजीशन होती है। तभी वहां पर लॉर्ड मुक आते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? इसने पहले से ही मुकिन हॉल ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। तभी पीछे से जुम्मा हॉल के मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं, अगर तुम जुम्मा हॉल में ज्वाइन हो गए तो मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा। यह सुनकर लॉर्ड मार्क गुस्से से बोलता है, यह सब तुम क्या बोल रहे हो? मैंने पहले कहा है कि वह मुकिन हॉल में ज्वाइन हो रहा है। वह लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल लेता है, उन लोगों का शुक्रिया करता है और बताता है कि वह पहले से ही हेवन सोर्ड हॉल में ज्वाइन हो चुका है। यह सुनकर सभी हॉल मास्टर्स लीसेहा के पास आकर बोलते हैं, तुमने उसके साथ क्या किया है जो कि वह तुम्हारे स्वॉर्ड हॉल में ज्वाइन हो रहा है? तो लीसेहा बताती है, वह मेरा डिसाइपल है। जिसे सुनकर वह सभी लोग चुप हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ऑफिशियली हेवन सोर्ड हॉल में ज्वाइन हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवन सोर्ड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और सामने देखता है आखिर यह क्या हो रहा है। उसे कुछ लोग चारों तरफ से तलवार लेकर घेरे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वह कहते हैं, फास्ट सोर्ड में तुम बहुत टैलेंटेड हो, मुझे देखने दो कि तुम हमारे स्वागत के लिए वर्दी हो या नहीं। चैप्टर 9 स्टार्ट होता है। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। सामने वाला आदमी हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर इन्फिनिटी स्टेप का यूज करके उसके सभी अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि एक न्यूकमर पहले से ही इन्फिनिटी स्टेप कैसे सीख सकता है। दोनों में जोरदार फाइट हो रही होती है। दूसरी तरफ लीसेहा उस फाइट को देखकर मुस्कुरा रही होती है और बताती है कि हेवन सोर्ड हॉल की प्रवेश सेरेमनी में नए डिसाइपल्स को घेरा जाता है और उन्हें अपनी ताकत से दबाया जाता है और उनकी बहादुरी का टेस्ट लिया जाता है। दूसरी तरफ खड़े डिसाइपल्स फाइट को देखते हुए बोलते हैं, यह सोचना कि वह गोंगजुनम से इतनी देर तक फाइट कर सकता है, यह काफ़ी कमाल की बात है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उससे लड़ते हुए और भी फास्ट हो रहा होता है और उसे सप्रेस भी कर रहा होता है। गोंगजुनम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचता है, आखिर यह स्वॉर्ड स्ट्राइक कैसे यूज़ कर सकता है अपनी उस कमज़ोर बॉडी और थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी से। और अब मुझे समझ में आ गया है कि हॉल मास्टर ने इसे अपना डिसाइपल क्यों बनाया है। मैं क्यूरियस हूँ कि यह लड़का कहाँ तक जा सकता है। तभी लीसा उन्हें रुकने के लिए बोलती है। यह सुनकर गोंगजुनम रुक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, अगली बार चलो हेवी स्वॉर्ड से फाइट करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर मान जाता है। कुछ देर बाद हमारे मेन कैरेक्टर को सभी डिसाइपल्स घेर लेते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। उसे फिर से ब्लॉक्ड मेरिडियंस की वजह से दर्द हो रहा होता है, जिससे उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हुई होती है। वह कोल्ड एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर कोल्ड एनर्जी को सप्रेस करने में हेल्प करती है। कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ठीक हो जाता है और लीसा को थैंक्स बोलता है। मुझे जल्द से जल्द हेवनली थंडर ट्रू यांग टेक्निक में मास्टरी करनी होगी। लीसा बताती है कि उसके 9 इन ब्लॉक्ड मेरिडियंस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हाशुवू जड़ी बूटी जो होती है उसे कंज्यूम करने में उसकी हेल्प मांगता है, जिसे वह मान जाती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस जड़ी बूटी को खाते हुए सोचता है, भले ही यह कोई टॉप ग्रेड एलिक्सिर ना हो, फिर भी यह मेरी बहुत हेल्प करेगा इंटरनल एनर्जी बिल्ड करने में। मुझे जितना हो सके उतना इस जड़ी बूटी की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद लीसेहा उसकी हेल्प करना शुरू कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से एनर्जी अब्जॉर्ब करने में फोकस करता है, जिसे देखकर लीसेहा हैरान होती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उस जड़ी बूटी की सभी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसने कभी नहीं सुना कि कोई इंसान किसी जड़ी बूटी की एनर्जी को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। बहुत अच्छा, अगर तुम इसी तरीके से ताकतवर बनते रहे तो तुम जल्द ही प्रमोशन एग्जामिनेशन दे सकते हो।
यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे थैंक्स बोलता है। लिसिया उसे आराम करने का बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लिसिया को लगता है कि वह भी हेवनली थंडर ट्रू यांग टेक्निक में एक बड़ा ब्रेक थ्रू करने वाली है, क्योंकि जब वह हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प कर रही थी तो उसे भी उससे फ़ायदा हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी लोग अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है, जो कि अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक में उस लकड़ी को काट देता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि वह किसी भी टेक्निक को एक बार देखकर ही उसे मास्टर कर लेता है। गोंग जुनम हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या हॉल मास्टर उसे प्राइवेट में ट्रेनिंग दे रही है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर ना बोलता है, और सबसे ज़रूरी बात है, मुझे लगता है हम सीधा ग्रेट एक्सटेंशन स्वॉर्ड टेक्निक पर जा सकते हैं। जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े डिसाइपल्स बोलने लगते हैं। उसने एक बार स्वॉर्ड टेक्निक देखकर समझ लिया, यह तो मौजूदा हॉल मास्टर भी नहीं कर सकते, यह तो सच में एक मॉन्स्टर है। गोंग जुनाम यह सब देखकर सोचता है, सच में नामगुंग जुन का किशोर इंटेंट पहले से इतना रिफाइंड है कि उसे पूरा माना जा सकता है। लेकिन अगर वह हॉल के बाकी डिसाइपल्स को इन्फ्लुएंस करता है तो क्या होगा? तभी वहाँ पर एक सिल्वर हेयर वाला आदमी बोलता है, हेवन स्वॉर्ड हॉल के लायक टैलेंट, सुकून देने वाली बात है ना, तुम्हारा क्या ख्याल है? यह सुनकर वहाँ खड़े डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, यह सच है। अगर हम नहीं चाहते कि सबसे छोटा हमसे आगे निकल जाए तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। गोंग जुनाम ग्रेट एक्सटेंशन स्वॉर्ड टेक्निक सीखने को तैयार हो जाता है। ध्यान से देखो और फॉलो करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंगचन सोसाइटी के ग्रैंड मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी हॉल मास्टर बैठे हुए होते हैं। गोंगमोंग रिपोर्ट पढ़ते हुए बताता है, अभी का मामला जंगशी प्रोविंस की स्थिति है। विरोधी पक्ष बार बार इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हाल की खबर के मुताबिक आयन वॉर कैंप पीछे से धागा खींच रहा है। आखिर में हेवन स्वॉर्ड हॉल के वन क्लाउड का मामला, स्पेसिफिकली क्या नामगुंग जुन को जांघू में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? यह सुनकर ली सिया मन में सोचती है, नामगुंग जुन को सनमून डीमन कल्ट के जंगल से वापस लाना तो अच्छा था, लेकिन उसे वापस बाहर भेजना यह बिल्कुल अलग बात है। तभी एक हॉल मास्टर बोलता है, क्या वह वही लड़का नहीं है जिसे 9 ब्लॉक मेरिडियंस की प्रॉब्लम है? तभी एक और हॉल मास्टर बोलता है, क्या जवाब पहले से तय नहीं है? क्या हमने हेवन स्वॉर्ड हॉल मास्टर को इसीलिए नहीं भेजा था ताकि वह सनमून डीमन कल्ट के हाथ में ना पड़े, और तुम उसे जांघू भेजना चाहते हो? और भी उसने पहले से ही हेवनली थंडर ट्रू यांग टेक्निक सीख ली है। अगर सनमून डीमन कल्ट को पता चला तो वह सच में बहुत खुश होंगे। तभी वह बूढ़ा हॉल मास्टर ली सेहा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुझे नहीं लगता कि नामगुंग जुन को किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो अपनी मार्शल आर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। वह स्वॉर्ड चलाने के लायक नहीं है। यह वर्ड मैंने उसके मुंह से सुना था जब मैं उससे पहली बार मिली थी। मुझे लगता है वह ठीक रहेगा। तभी हॉल मास्टर लॉर्ड मुक खड़े होते हुए सबको बोलते हैं, क्या तुम बेवकूफ़ सिर्फ यही देख रहे हो कि वह लड़का सनमून डीमन कल्ट के हाथ पड़ सकता है? उसके पास 9 ब्लॉक मेरिडियंस है और वह एक स्वॉर्ड जीनियस है। क्या कभी कोई ऐसा एप्टीट्यूड और कैपेबिलिटी वाला हुआ है? कम से कम इस कमरे में तो नहीं। तुम हमेशा हाथ तंग होने की शिकायत करते हो, लेकिन अब एक तेज स्वॉर्ड हमारे पास आई है, तुम सब इतने घबराए और डरे हुए हो। गोंगमोंग सभी से बोलता है, उसमें मार्शल आर्ट बनाने का अद्भुत एप्टीट्यूड है। अगर वह जूनियर अनुभव लेकर और बड़ा हो जाए, वह हमारी सोसाइटी की सेना के लिए एक बड़ी ताकत बन जाएगा। सच में उसकी उम्र में ऐसा टैलेंट ढूंढना मुश्किल है। वह कोई आम इंसान नहीं है। तभी वह बूढ़ा हॉल मास्टर बोलता है, तो ठीक है, हम उसे परमिशन दे देंगे जांघू में जाने का, लेकिन सनमून डेमोनिक कल्ट से जुड़े मिशन उसके लिए मना रहेंगे। यह सुनकर सभी हॉल मास्टर राजी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें अनहुई प्रोविंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सिल्वर हेयर वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ होता है और उसे बताता है, फिलहाल तुम अहुई प्रोविंस में मिशन पर काम करोगे। क्या तुम मिशन की डिटेल से वाकिफ हो? हाँ, मुझे डोंगलिंग में एक विरोधी पक्ष बैगोंग सेक की जांच करनी है। हमारा मेन कैरेक्टर पिछली बात याद करता है जब ली सिया उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसे एक मिशन असाइन किया गया है, जबकि यह तुम्हारा पहला मिशन है, तुम्हारे साथ हेऊ इल जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि उस सिल्वर हेयर वाले बंदे का नाम हेऊ इल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर हेऊ इल के पास रखा एक जार देखता है और उससे पूछता है, क्या उसमें अल्कोहल है? हेऊ इल हंसते हुए बोलता है, हाँ, इसमें अल्कोहल है, लेकिन मैं इसे हर जगह नहीं पीता, तो इसकी चिंता मत करो। इस समय तभी पीता हूँ जब मैं स्वॉर्ड चलाता हूँ, यह तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है। हेऊ इल घूम कर जाते हुए कहता है, चलो मार्केट प्लेस पर चलते हैं और देखते हैं कि आजकल किस तरह की रूमर्स फैल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें नदी के किनारे कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि पिंजरे में एक आदमी को बांध कर डुबो रहे होते हैं। तभी उन आदमियों में से एक बोलता है,
क्या तुम बात करने के लिए रेडी हो? तुम हमारा पैसा वापस करो या फिर तुम अपनी बेटी को हमारे पास भेज दो। तुम इन दोनों में से एक चुन सकते हो। वह आदमी रोते हुए बोलता है, आखिर एक फादर अपनी बेटी को किसी को कैसे दे सकता है? मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। वह आदमी उसे गुस्से से घूरता है और उस आदमी को पानी में डुबोने का बोलता है। वह आदमी चिल्ला चिल्ला कर माफी मांग रहा होता है। तभी उनके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और रुकने को बोलता है। वह दाढ़ी वाला आदमी पीछे घूमकर देखता है। तुम कौन हो? अरे यह तो चैंक्शन सोसाइटी से लोग हैं। तभी उस दाढ़ी वाले आदमी की नज़र उसके कपड़े पर वन क्लाउड पर जाती है। अरे देखो तो, एक क्लाउड वाला बंदा मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। आखिर यह पागल कहाँ से आ गया? अभी वह कितना बोल पाया था, तभी लाइटनिंग स्वॉर्ड आती है और उन सभी को एक झटके में टुकड़ों टुकड़ों में काट देती है। हमारा मेन कैरेक्टर मारे हुए लोगों को देखते हुए बोलता है, इतना समय बीत गया है लेकिन यह कचरा अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन वाले अभी तक नहीं सुधरा। उन सभी को मारने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वह बूढ़ा आदमी हाँ का जवाब देता है, थैंक यू, लेकिन साथ ही डरा हुआ होता है और वह वहां से डरकर दौड़ते हुए भाग जाता है। ह्यूल हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचता है, बिल्कुल सॉल्ट, तलवार का स्टांस, जरा भी हिचकिचाहट नहीं। नमगुंगजुन की तलवारबाजी में जो ठंडा और निश्चय था वह ह्यूल को हैरान कर देती है। यह तो किसी ने उसे सिखाई हुई चाल नहीं लगता है मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बैगोंग सेक का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी गेट की रखवाली कर रहा होता है। तभी वह किसी को आते देखता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? तभी एक लाइटनिंग स्वॉर्ड आती है और उसको दो हिस्सों में काट देती है और वह कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। बैगोंग सेक के अंदर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, उस पागल हरामी ने कर्ज भी नहीं चुकाया और उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते पूरे 3 गुना हो गया प्रिंसिपल अमाउंट से। तभी एक और आदमी हंसते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है कि इसके जैसे आदमियों की वजह से ही हम अच्छा खाते पीते हैं और मजे करते हैं। अगर हम इस बार पकड़े गए आम लोगों को ओल्ड मैन सांगो के हवाले कर दें तो हम और भी ज्यादा मालामाल हो जाएंगे, बस देखते जाओ। तभी बैगोंग सेक का गेट धड़ाम से टूट जाता है और लोग भाग रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता हुआ बोलता है, तो तुम लोग यहाँ पर आम लोगों का खून चूस कर अपना पेट भर रहे हो। तब एक आदमी खड़ा होकर चिल्लाता है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हंगामा करने की? और उसकी नजर बंबू हैट और उसके कपड़े पर जाती है, जिसे देखकर वह पहचान लेता है कि वह चैंक्शन सोसाइटी से कोई है। उसके कपड़े पर बना वन क्लाउड देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और जोरदार जमीन पर पटकता है, जिससे जमीन टूट जाती है और लाइटनिंग निकलती है और वह लाइटनिंग उन लोगों को जाकर लगती है, जिससे वह लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी दूर से उस पर खंजर फेंककर कुछ लोग हमला करते हैं, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर आराम से अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। अपने अटैक को रुकता देख वह लोग स्वॉर्ड लेकर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनकी स्वॉर्ड से बचाते हुए ऊपर जंप करता है और उनकी तलवार पर उतरता है और फिर उन सभी का हाथ एक ही बार में काट देता है, जिससे वह लोग अपना हाथ पकड़कर चिल्ला रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, तुम लोग पीछे हो, मैं सेक्ट लीडर इसे खुद संभाल लूंगा। वह बूढ़ा आदमी बैगोंग सेक का लीडर होता है। दूसरी तरफ बैगोंग सेक की जेल कोठरी के अंदर ह्यूल लोगों को मार रहा होता है और उसके सामने जेल में कुछ आम लोग बंद पड़े होते हैं। ह्यूल अपने मन में पिछली बात याद करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, मैंने सुना है कि तुम ट्रैकिंग आर्ट में बहुत ही अच्छे हो। जब मैं उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा तब क्या तुम जाकर अंदर पकड़े गए आम लोगों को बचा लोगे? यह सुनकर ह्यूल बोलता है, यह बहुत खतरनाक है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हम लोगों की सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। ह्यूल लोगों से बोलता है, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, चैंक्शन सोसाइटी यहाँ पर आ गई है, चलो बाहर चलते हैं और ताज़ी हवा लेते हैं। दूसरी तरफ बैगोंग सेक लीडर और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच फाइट हो रही होती है। बैगोंग सेक लीडर हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को रोकते हुए सोचता है, आखिर यह बच्चा इतनी स्वॉर्ड की कैसे पोज कर सकता है? यह तो ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई डेमन हो जिसने सालों तक सिर्फ तलवारबाजी की हो। वह चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, तुम यह सब आम लोगों के लिए कर रहे हो जिन्हें मेरे सेक्ट ने पकड़ा है। अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो मैं उनमें से सभी लोगों को मार डालूंगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है, सच में तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? वह सभी आम लोग पहले ही सेफ जगह पर चले गए होंगे, जिसे सुनकर वह घबरा जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमला करता है और उसके सीने में स्वॉर्ड से अटैक करता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई अटैक करता है, जिसे वह देखता है लेकिन वहां से हट नहीं पाता। वह अपनी स्वॉर्ड छोड़ देता है और थंडरक्लैप पॉल्म टेक्निक का यूज करता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और बोलता है, तुम 20 साल से बड़े नहीं लग रहे हो, तुमने मेरी ट्विन फार्म स्ट्राइक को रोक लिया, आखिर तुम हो कौन? तुमने मेरा रिटायरमेंट बिजनेस पूरी
बुरी तरीके से खराब कर दिया है। रिटायरमेंट बिजनेस, मुझे लगा था कि यह सिर्फ अंदर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन वाले पैसे की धांधली कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई और भी है। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकालते हुए बोलता है, अरे बूढ़े आदमी, लगता है तो मुझे अपना रिटायरमेंट बिजनेस होल्ड करना पड़ेगा। वह अपनी स्वॉर्ड रख लेता है और हैंड टू हैंड फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर वह बूढ़ा आदमी गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि हेवनली थंडर पॉम टेक्निक जो मुझे लाइब्रेरी में मिली थी वह इतनी काम आएगी। दोनों की हथेलियां टकराती हैं जिससे धमाका होता है और वह बूढ़ा आदमी पीछे हट जाता है और सोचता है, इस लड़के के पास भरपूर कारमा एनर्जी है। यह सोचकर वह एक्साइटेड हो जाता है और उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करने के लिए अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी हथेली को देखकर वहां से हट जाता है। वहां की जमीन तबाह हो जाती है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक लाश को उठाता है और उसे आगे करके उसके अटैक को रोकता है, जिससे वह लाश बिल्कुल सिकुड़कर मम्मी जैसी हो जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि वह बूढ़ा आदमी हेवेंस डिवोरिंग आर्ट का यूज कर रहा है। यह टेक्निक जो होती है ओपोनेंट की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ताना मारते हुए बोलता है, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी इतनी पैथेटिक इसलिए है क्योंकि तुम एक घटिया डेमोनिक पाथ मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक यूज कर रहे हो। जो सुनकर वह बूढ़ा आदमी गुस्से से पागल हो जाता है और बार बार मेन कैरेक्टर को छूकर उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी मन में सोचता है, अगर मैंने इसकी 16 यांकी को अब्जॉर्ब कर लिया तो मैं अपने कल्टीवेशन के परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाऊंगा। बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर पर फिर से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जंप करके घर के ऊपर चला जाता है। मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी को देखते हुए बोलता है, क्या तुमने बैगोंग सेक को सनमून डेमोनिक कल्ट से मिलाया ताकि तुम्हें एक्सचेंज में यह चीप हेवेंस डिवोरिंग टेक्निक मिल सके? बूढ़ा आदमी ऊपर आते हुए बोलता है, तुमने सही कहा, अब इसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी एनर्जी को ज़रूर अब्जॉर्ब करूंगा। मुझे जो जानना था वह मैं जान चुका हूँ। वह बूढ़ा आदमी समझ नहीं पाता, हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर अटैक करता है, जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट जाती है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बाद वह फिर से उस पर ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे वह बूढ़ा आदमी नीचे गिर जाता है। उसकी हालत बिल्कुल ख़राब रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस पर जोरदार हमलावर होता है, जिससे वह बूढ़ा आदमी वहीं पर मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ साफ कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी के पास एक डायरी पर जाती है। वह डायरी निकाल कर देखता है, तभी वहाँ पर हेविल भी आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, क्या यह पहले ही ख़त्म हो गया? मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश किया हूँ। तभी उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। क्या यह बूढ़ा आदमी सांगो नहीं है? क्या तुम उसे जानते हो? यह डेमोनिक पाथ का एक घटिया कमीना है जो कि सनमून डीमन कल्ट की चक्की पर पलता है। हिल हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर हैरान होता है कि उसने इतने ज़्यादा पावरफुल एनिमी को भी आसानी से हरा दिया बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। हमारा मेन कैरेक्टर वह डायरी हेविल को दे देता है और बताता है कि यह डायरी उसे इस बूढ़े आदमी के पास से मिली है। हेविल उस डायरी को खोलकर देखता है और सोचता है, क्या इसमें सभी मिसिंग लोगों के बारे में लिखा हुआ है? तभी वह कुछ देर पहले की बात याद करता है, जब वह लोगों को छुड़ा रहा था। तब एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है कि उसकी बहन जो है नहीं मिल रही। सभी एक औरत बताती है, जब तुम लोग नहीं आए थे तो उन्होंने कुछ बच्चों को यहाँ से बाहर लेकर गए थे, मुझे नहीं पता कहाँ पर, लेकिन प्लीज उन बच्चों को भी ढूंढ दीजिए। वह बच्चा उसके कपड़े पकड़कर रोते हुए उसकी बहन को खोजने को बोलता है। सीन प्रेजेंट में आता है। हेविल हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, लगता है इस डायरी में जिन बच्चों को सनमून डिमोनिक कल्ट को बेचा गया है उनके बारे में हमें उन कमीनों को ढूंढना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर साथ में चलने को तैयार होता है। तभी हेविल मना करते हुए बोलता है, तुम्हारा मिशन यहाँ पर खत्म हो चुका है, तुम्हें सोसाइटी में जाकर बैकअप के लिए रिक्वेस्ट मांगनी होगी। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता कि वह उसे साथ में आने क्यों नहीं दे रहा। उसे देखकर हेवल बताता है, सभी हॉल मास्टर्स ने बोला है कि तुम्हें सनमून डीमन कल्ट के किसी भी मिशन से दूर रखा जाए तो तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि सभी लोग उसे सनमून डीमन कल्ट से दूर रख रहे हैं। हेविल हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, यह मिशन नौसिखियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। हेविल पीछे घूमकर बोलता है, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वह कोई सजेशन नहीं है बल्कि एक ऑर्डर है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर हम सिर्फ किसी की एबिलिटी देखकर आंखें मूंद लें और हालत की वजह से पीछे हट जाएं तो हम किस तरीके के रक्षक हैं? यह कहकर वह हेविल को घूर रहा होता है, जिसे देखकर हेविल मान लेता है। बोलता है, ठीक है हम साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मेन बेस से बैकअप के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, इससे तो टाइम लगेगा, क्या तुम फिर भी उन्हें ट्रैक कर सकते हो? यह सुनकर वह मुस्कुराते हुए बोलता है,
तो मुझे जानते नहीं, मैं बिना फेल हुए किसी को भी ढूंढ सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोनों को जंगल में दौड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं। यह जरूर सन मून डीमन कल्ट के लोगों के पैरों के निशान होंगे, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे चलते हुए सोचता है। हिल की ट्रैकिंग आर्ट बिल्कुल ही मास्टर लेवल पर पहुंच गई है। क्या किसके पास किसी की ट्रू इनहेरिटेंस हो सकती है? और अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह मुझे वापस सोसाइटी में क्यों भेज रहा था। भले ही मैंने चैंगचन सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया है और मैंने अपनी फंडामेंटल्स बिल्ड कर लिए, फिर भी मेरा स्टेमिना बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं अभी से ही थक रहा हूँ। हेल रुकते हुए बोलता है, लगता है हमने उन्हें ढूंढ लिया है। तभी हमें सामने दिखाया जाता है 2 कैरेज जा रही होती हैं। देखकर लगता है यह लोग यांग्स रिवर से शिप से जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। हेल हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए बोलता है, अगर यह लोग शिप से जाते हैं तो हम इन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम और देरी नहीं कर सकते। यह सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता है कि वह उसकी वजह से स्लो हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, तुम्हें जाना चाहिए, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर वह कंधे पर थपकी देते हुए बोलता है, अपनी ताकत फाइट के लिए बचा कर रखना। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद मुझे बॉडी नॉरिशिंग स्क्रिप्चर को मास्टर करना होगा ताकि इस जैसी सिचुएशन फिर से ना आए। होएल उन कैरेज के पास पहुंच जाता है। वहां पर पूरे 10 गार्ड होते हैं। वह वेपन निकालते हुए सोचता है, मुझे टाइम बचाना होगा जब तक नमगुंगजुन यहां तक आ जाए। उसके बाद वह वेपन से एक गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह गार्ड वहीं पर मर जाता है। यह देखकर दूसरा गार्ड चिल्लाकर सबको बताता है, जिसने हम पर अटैक किया वह हिडन वेपन का यूज कर रहा है, सावधान रहो। ह्यूइल उन पर दोबारा से हिडन वेपन से अटैक करता है, जिससे कुछ लोग वहीं पर मर जाते हैं और कुछ लोग बच जाते हैं। एक गार्ड उन हिडन वेपन को रोकते हुए अपना दिमाग लगाता है, आखिर ये लोग हम पर डायरेक्ट हमला क्यों नहीं कर रहे, आखिर यह हिडन वेपन का यूज क्यों कर रहे हैं। उसे समझ में आ जाता है और सभी से चिल्लाकर बोलता है, सामने एक ही इंसान है और सभी को कैरेज को प्रोटेक्ट करने को बोलता है। दूर से हेल उन सभी को देख रहा होता है और समझ जाता है कि उन्हें पता चल गया है कि उन पर अटैक करने वाले एक ही इंसान है। यह देखकर कि वह लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तलवार निकालता है और एक गार्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वह गार्ड वहीं पर मर जाता है। तभी उसे कैरेज से रोने की आवाज आ रही होती है और जब वह देखता है तो उसमें ढेर सारे मिसिंग बच्चे होते हैं। तभी उस पर पीछे से हमला होता है। वह जल्दी से अपनी स्वॉर्ड आगे बढ़ाकर उस अटैक को रोकता है और पीछे घिसटता चला जाता है। हेविल खड़े होते हुए मन में सोचता है, अगर वह अटैक मेरे सर पर लगा होता तो मैं तुरंत ही मर जाता। यह जो भी है इसकी किकिंग आर्ट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी उसे काले कपड़े वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि सन मून डीमन कल्ट का बंदा होता है। तुम्हें डरा हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लगा, अब बताओ तुम हो कौन? डरा हुआ शब्द सुनकर हेविल अपना शराब का जार निकालता है और पीने लगता है, जिसे देखकर वह डेमन कल्ट का बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम इस सिचुएशन में भी अल्कोहल पी रहे हो, क्या तुम इतना डर गए हो? यह सुनकर हेविल बोलता है, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान से डरता हूं और वह तुम तो बिल्कुल नहीं हो। इतना कहते ही वह बहुत तेजी से उस पर अटैक कर देता है। वह डेमन कल्ट का बंदा उसे देख भी नहीं पाता।